हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सभी छात्रों को नमस्कार और आज की क्लास में हम उनका स्वागत करते हैं। आज से हम अपने जर्नल साइंस की शुरुआत करने जा रहे हैं और जर्नल साइंस में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है फिजिक्स। उसके बाद हम केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। हम वो सारे पार्ट को या हिस्से को कवर करेंगे, पूरा करेंगे जो हमारी परीक्षा में ज़रूरी है। यानी जितनी भी परीक्षाओं में सवाल हमसे पूछे गए हैं, हम हर उस सवाल को समझेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हम अलग से क्या अपने आप को तैयार करें, कैसे अपने आप को तैयार करें कि जो सवाल हमसे परीक्षा में पूछे जाए हम उनको अच्छे से उत्तर दें और उनमें उत्तीर्ण हों। तो जब बात आती है जर्नल साइंस की, यानी सामान्य विज्ञान, देखिए एक होता है सामान्य ज्ञान और एक होता है सामान्य विज्ञान। यानी साइंस का उतना बेसिक आपको आना चाहिए जो एग्ज़ाम की आपसे डिमांड है। यानी परीक्षा की जो आपकी परीक्षा है वो परीक्षा कोई भी हो सकती है और उसमें सामान्य विज्ञान पूछा जा रहा है, तो वह उम्मीद करता है कि आपको 10वीं तक का जो विज्ञान है उसमें अच्छे से निपुणता हो। यानी आपको उस विषय के बारे में, हर एक बिंदु के बारे में आपको जानकारी हो, जिससे जब एग्जामिनर, जो आपका परीक्षार्थी है, जब वो आपसे परीक्षा में सवाल देगा तो आपको हर एक सवाल का उत्तर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स की और उसके साथ साथ और हम पहले समझ लेते हैं साइंस को। थोड़ा सा साइंस का इंट्रोडक्शन करेंगे, साइंस से आपका हम परिचय कराते हैं, विज्ञान से आपका हम परिचय कराएंगे और फिर उसके बाद भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का हम शुरुआत करेंगे। फिजिक्स में भी सबसे पहले हम उसका परिचय कराएंगे और फिर हम देखेंगे कि आने वाले जो हमारे अध्याय हैं वह कौन से हैं और हम उनको किस तरीके से पढ़ेंगे। तो आप सभी का मैं आज की क्लास में फिर से स्वागत करता हूं और हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आप अच्छे से समझिए, कॉपी पेन उठा के रखिए अपने पास। जब भी ज़रूरत हो और जहाँ पर भी मैं बोलूँ आपको वो चीज़ें नोट डाउन करनी है, लिखनी है, ताकि जब आप अभ्यास करें अपनी परीक्षा से पहले और उससे के उस वक्त भी जब आपकी परीक्षा में 2-4 दिन रह गए तो आपको चीज़ें तुरंत समझ में आ जाएं। तो अगर मैं बात करूं विज्ञान की, जो विज्ञान जो शब्द है ये लैटिन, अगर साइंस, देखिए मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, अभी मैं इंग्लिश में बात करूंगा, हिंदी में तो विज्ञान बोलते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में वर्ड साइंस आया कहाँ से? तो ये जो साइंस का जो शब्द है ये लैटिन भाषा का वर्ड है, साइंशिया। साइंशिया का मतलब होता है टू नो, यानी जानना, और संस्कृत में हम इसे क्या बोलते हैं? विज्ञान, विजनन, और अरेबिक में बोलते हैं इल्म, कन्वे सिमिलर नेमली नॉलेज। तो आपने सुना होगा कि आपको इस विषय का इल्म नहीं मालूम, यानी आपको इस विषय में नहीं मालूम, इल्म नहीं पता, जानकारी नहीं है, तो नॉलेज है इसका मतलब। विजनन का मतलब नॉलेज होता है और वहीं हिंदी में अगर बात करें तो हम विज्ञान बोलते हैं। तथ्य, प्रयोगों और अवलोकनों पर आधारित व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। यानी एक्सपेरिमेंट्स, फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन के जानकारी इकट्ठा करके जो आपने ज्ञान हासिल करा है उसको हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सामान्यतः विज्ञान के 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अब ये 3 मुख्य श्रेणी क्या है? निरपेक्ष विज्ञान यानी एब्स्ट्रैक्ट विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। अब इसमें सांसारिक विज्ञान क्या होता है? परिमाण और संख्याओं के संबंध में अध्ययन, उदाहरण के लिए गणित और सांख्यिकी आदि। यानी एब्स्ट्रैक्ट साइंस में क्या होता है? जिसमें हम परिमाण की बात करें और संख्याओं की बात करें, यानी मैग्नीट्यूड और नंबर की बात करें, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट साइंस बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आता है। अब हम बात करें सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान क्या है? परंपराओं और तर्क के आधार पर मनुष्य की सामाजिक गतिविधियों के अध्ययन को, यानी हमारी जो सामाजिक गतिविधियां हैं, जो गतिविधियां हमें समाज में रहकर करते हैं, उन गतिविधियों को, परंपराओं को, तर्कों को
के आधार पर जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। उदाहरण के लिए समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, भूगोल, ज्योग्राफी एंड सो ऑन। नेचुरल साइंस होता है स्टडी ऑफ फैक्ट्स ऑफ द नेचर। तो क्या है ये? हमारा प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन। प्राकृतिक विज्ञान क्या है? प्रकृति के तथ्यों का अध्ययन करना। इसे मूल विज्ञान कहते हैं और प्राकृतिक विज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? बेसिक साइंस, मूल विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को उनके अध्ययन के प्राकृतिक के आधार पर दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया। देखिए, अब प्राकृतिक में आपको पता है जैविक और अजैविक दोनों वस्तुएं हैं, यानी अजैविक भी हैं। जैसे अजैविक कौन हो गया? पहले आप जैविक की बात कर लेते हैं। इन मनुष्य, जानवर और पेड़ पौधे, ये जैविक विज्ञान का हिस्सा है। और इनके अलावा बाकी भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस की बात करते हैं, अजैविक की बात करते हैं। अब भौतिक विज्ञान के अंदर में गैर जीवित प्राणियों और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है, जिसे कानूनों को जिसे कानूनों को एक सेट नियंत्रित करता है। उदाहरण के तौर पर भौतिक, रासायनिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, धातु कुर्म, यानी इसका मतलब क्या है? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया। एस्ट्रोनॉमी का मतलब है जो बाहर, अर्थ से बाहर, पृथ्वी के बाहर की चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। मौसम विज्ञान हो गया, धातु कर्म आदि, ये सब हमारे फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। जीव विज्ञान यानी जीवित प्राणियों के अध्ययन को कहते हैं। इसे जीवन विज्ञान या जीव विज्ञान भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान हमेशा गतिशील होता है। अब इसका मतलब समझिए, गतिशील। देखिए, जो इतिहास है वो गतिशील नहीं है। क्यों गतिशील नहीं है? क्योंकि इतिहास में जो घटनाएं हो गई हैं उनके जमावेड़ को यानी उसके उन घटनाओं को हम पढ़ते हैं और हम उसको इतिहास बोलते हैं। तो भूतकाल में जाकर घटनाएं बदलती नहीं हैं, इसीलिए इतिहास स्थिर है। जो इतिहास है वो गतिशील नहीं है। लेकिन विज्ञान की बात करें, अगर आज विज्ञान में ए है तो कल आने वाले समय में उस ए को बी भी कहा जा सकता है। यानी विज्ञान प्रतिदिन अपने आप में तरक्की कर रहा है, तो जो पुरानी चीजें हैं उनको एक कदम और आगे की तरफ ले जाता है या फिर उन्हें नकार कर कुछ नई चीज हमें बताता है या कुछ नए तथ्य की जानकारी हमें विज्ञान से मिलती है। इसका मतलब है कि विज्ञान अपने आप में परिवर्तित हो रहा है, इसीलिए वह गतिशील है। विज्ञान में कोई अंतिम सिद्धांत नहीं होता और वैज्ञानिकों के बीच कोई अनविवादित प्राधिकरण नहीं होता है। यानी अंतिम कोई सिद्धांत नहीं है जिसको हम कहते कि यही सिद्धांत अंतिम सिद्धांत है। जिस तरीके से विज्ञान की गति बढ़ रही है तो बहुत सारे नए सिद्धांतों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। विज्ञान के दृष्टिकोण हमेशा खुले दिमाग के साथ होता है, जिसमें किसी भी दृष्टिकोण का तरीका कारणों के बिना अनदेखा नहीं किया जा सकता। वास्तव में विज्ञान के सभी सिद्धांतों को जब भी आवश्यक हो अपडेट किया जाना चाहिए, ताकि वह समय तक इकट्ठा किए गए सभी प्रयोगी डेटा के अनुरूप हो। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा विज्ञान प्रतिदिन तरक्की कर रहा है या अपने आप में बदलाव लेके आ रहा है, हमें उसे समझना है और उसके ऊपर हमें कार्य अपना करना है। शब्द भौतिक, ग्रीक शब्द फ्यूसिस। अगर हम बात करें फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स वर्ड आया कहाँ से? फिजिक्स वर्ड ग्रीक का एक शब्द है फ्यूसिस, जिसका मतलब होता है नेचर। वहीं अगर भौतिक जो है वो हमारा हिंदी शब्द है। और संस्कृत में भौतिकी, संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स को भौतिकी, जिसका उपयोग भौतिक दुनिया के अध्ययन के संदर्भ में किया जाता है। अब भौतिक विज्ञान के यानी फिजिक्स की अब हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से आपको विज्ञान के ऊपर हमने थोड़ा सा जो है आपसे परिचय कराया विज्ञान का। अब हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान का और उससे आपका परिचय कराते हैं। भौतिकी वह विज्ञान की शाखा है जिसमें हम पदार्थ और ऊर्जा से संबंधित प्राकृतिक घटनाओं को निरीक्षण करते हैं, मापते हैं और वर्णन करते हैं।
कहने का मतलब है कि जो भी घटनाएं हमारे प्रकृति में हो रही हैं, चाहे वो हमारी पृथ्वी पे हो या पृथ्वी से बाहर हो, उनको हम भौतिक विज्ञान की शाखा में पढ़ते हैं। तो भौतिक विज्ञान के अंदर क्या आता है? पदार्थ, ऊर्जा संबंधित प्राकृतिक घटनाएं जिनको हम निरीक्षण करते हैं, मापते हैं, वर्णन करते हैं। यह प्राकृतिक घटनाएं यांत्रिकी, पदार्थ की गुणधर्म, ध्वनि, प्रकाश, गर्मी, विद्युत, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी आदि के रूप में वर्गीकृत की जा सकती है। यानी फिजिक्स के अंदर हम मैकेनिक्स की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करेंगे, साउंड की बात करेंगे, लाइट की बात करेंगे, हीट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, एटॉमिक फिजिक्स की बात करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है भौतिक मात्रा, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिन मात्राओं के माध्यम से हम भौतिकी के नियमों का वर्णन करते हैं उन्हें भौतिकी मात्राएं कहा जाता है। यानी जो भी क्वांटिटी, यानी जो भी मात्राएं आप जो फिजिक्स के नियमों के बारे में बताती है, भौतिक विज्ञान के नियमों के बारे में बताती है, उन मात्राओं को हम भौतिकी मात्राएं कहते हैं। एक भौतिकी मात्रा पूरी तरह से निर्दिष्ट होती है यदि इसमें होता है केवल संख्या मान। अब हमें बताना है कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिकी मात्रा है, वो स्पेसिफाइड होती है। उसमें क्या क्या होना चाहिए? केवल संख्यानात्मक मान आधारित अनुपात, उदाहरण के लिए अपवर्तनांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी देखिए, अब न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। इनकी मदद से हम अपने भौतिक जो जीवन है, जो हमारा भौतिक प्रकृति है, हम प्रकृति में के जो नियम हैं उनको समझाने में, उनको समझने में इनकी सहायता लेते हैं। दूसरा, केवल इनका परिमाण होता है, यानी मैग्नीट्यूड होता है, अर्थात स्केलर जैसे द्रव्यमान, समय आदि। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? स्केलर में सिर्फ परिमाण होता है और वहीं वेक्टर में परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। मास जो आपका होता है, समय जो होता है, ये आप सिर्फ परिमाण में नाप सकते हैं। परिमाण और दिशा दोनों, अर्थात वेक्टर जैसे कि बल, वेग आदि, जैसे वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, इनके अंदर दिशा और परिमाण दोनों होता है। देखिए, अब आपको मैं समझाता हूं, जरा समझिए। ये पेन है और ये मैंने अपनी हथेली पे रखा। अब मैं इसको इधर नीचे की तरफ बल लगा रहा हूं, बल बल। अब ये पेन क्या यहां से हिल पा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहां से बल्ब लगा रहा हूं, बिल्कुल हिल पाएगा। यहां से बल लगाया, हिल जाएगा। यानी बल दिशा पर भी निर्धारित करता है। यह चीज आपको समझनी है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, ऐसी कुछ भौतिक मात्राएं भी होती हैं जिन्हें मात्र और दिशा द्वारा पूरी तरह से निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि टेंसोर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिनको सिर्फ मात्रा यानी जिनको सिर्फ हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी मात्र और दिशा से पूरी तरीके से निर्दिष्ट नहीं कर सकते। अब देखिए, हम बड़े या छोटे परिमाणों के साथ एक साथ व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसमें हम बहुत विशालकाय बातों को भी पढ़ेंगे, यानी बहुत विशालकाय चीजों को भी पढ़ेंगे, और निम्न यानी हम बात करें बहुत सूक्ष्मदर्शी चीजों को, यानी जो माइक्रोस्कोपिक चीजें होती है, माइक्रोस्कोपिक दुनिया को भी देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी दुनिया के बारे में भी बात करेंगे, और बहुत बड़ी विशालकाय दुनिया के बारे में भी बात करेंगे। तो उनको मापने के लिए, उनको समझने के लिए हमें कुछ बड़ी संख्याओं को समझना बहुत जरूरी है और कुछ छोटी संख्याओं को समझना भी जरूरी है। कैसे? अब देखिए, अगर 10 की पावर 18 हो तो उसका जो प्रीफिक्स होगा उसको बोलते हैं एक्सा। 10 की पावर 15 पेटा, 12 टेरा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 6 माइक्रो, 10 की पावर 1 डेसी, सेंटी,
मिल्टी मिल्टी, तो ये सब चीजें समझनी है। अब देखिए मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, नैनो, पीको, फेम्टो, ऑटो, तो यहाँ पर उपसर्ग और ये सब आपको समझना है। अब बात करते हैं यूनिट की। अब हमारा जो पहला पाठ्यक्रम है वो शुरुआत करते हैं उसकी यूनिट और डायमेंशन। यूनिट क्या है? भौतिक मात्रा के मापन के संदर्भ मानक इकाई कहलाता है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी हमारी भौतिक मात्रा है, उसको हम मापन यानी उसको मापने के लिए हम एक इकाई जो है उसकी मदद लेते हैं और उसे हम इकाई बोलते हैं। चुनी गई इकाई निम्नलिखित गुण होने चाहिए, तो किसको हम इकाई कह सकते हैं? इकाई का कन्वीनियंट एक सुविधाजनक आकार की होनी चाहिए। इकाई को अस्पष्टता के बिना परिभाषित करना संभव होना चाहिए, यानी इकाई अपने आप में परिभाषित हो। इकाई को पुनः उत्पन्न किया जाना सकना चाहिए। इकाई का मान स्थान और समय के स्थान से बदलना नहीं चाहिए, यानी एक इकाई जो भारत में है वह अमेरिका में भी रहेगी, वह चाइना में भी रहेगी, वह इंग्लैंड में भी रहेगी। अंतिम 3 शर्तें इकाई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत करने के लिए आवश्यक है। यानी जो आखिरी 3 शर्तें हैं, इकाई को पुनः, इकाई का मान स्थान और इकाई के बारे में जो है पूरी तरीके से परिभाषित होनी चाहिए। इन तीनों अगर शर्तों को कोई भी इकाई पूरी करती है तो वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत किया जा सकता है। वजन और मापों पर सामान्य सम्मेलन यानी फ्रेंच में हुआ था, जिसको कॉन्फ्रेंस जी इनराले डेस्पोडिस एट मेजर यानी CGPM अंतरराष्ट्रीय समझौतों के द्वारा इकाइयों का निर्णय करने को सर्वोच्च प्राधिकरण है। यानी एक फ्रेंच में एक जगह है, या फिर आप बात करें एक CGPM है जो पूरे अधिकार रखता है इकाइयों के बारे में। यानी किसको किलोमीटर कह सकते हैं, किसको हम 1 किलोग्राम कह सकते हैं, किसको सेकंड कह सकते हैं, ये सब जो है ये हमारा एक सिस्टम के तौर पर रखा गया। यह संगठन 20 मई 1875 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय फ्रांस के सर्वेट्स में स्थित है। याद रखिएगा, ये अंतिम पॉइंट जो है थोड़ा विषय ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि यह एक फैक्ट है। इकाइयां 2 प्रकार की होती हैं, मूल और बुनियादी इकाइयां, और दूसरी होती है व्युत्पन्न इकाइयां। यानी एक होती है मूल इकाइयां जो जिनको और आगे तक तोड़ा नहीं जा सकता, और दूसरी होती है बुनियादी इकाइयां। और जो दूसरी होती हैं हमारी, जिसको वो होती हैं व्युत्पन्न इकाइयां, जिनको आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे मूलभूत इकाइयां, जो आपकी मूलभूत इकाइयां होती हैं। एक मूलभूत इकाई वह होती है जो किसी अन्य इकाई से स्वतंत्र होती है, या जिसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही किसी अन्य मूलभूत इकाई से संबंधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा को इकाइयां एक दूसरे से स्वतंत्र है। याद रखिए, ये मूलभूत इकाइयां हैं आपकी। जैसे मास की इकाई क्या होगी, लेंथ की इकाई क्या होगी, समय की इकाई, तापमान की इकाई, विद्युत की इकाई, इनकी जो इकाइयां होती हैं ये स्वतंत्र हैं। यानी जो द्रव्यमान की इकाई है वह तापमान की नहीं हो सकती, और यह अपने आप में इनको और भी ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, यह अपने आप में परिपूर्ण है। व्युत्पन्न इकाइयां क्या होती हैं? वह होती हैं जो मूल इकाइयों पर निर्भर करती हैं। यानी जो मूल इकाइयों के आधार पर हम दूसरे जो हमारे बात करें गति हो गया, वेग हो गया, फोर्स हो गया। फोर्स की अगर हम बात करें, फोर्स बल, बल क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स बल है, तो बल की इकाई होती है न्यूटन, और 1 न्यूटन कितना होता है? मास की इकाई होगी किलोग्राम, 1 किलोग्राम। एक्सेलरेशन, अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होगा?
डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बिल्कुल बेसिक में टूट गया, डिस्टेंस को मीटर सेकंड, दोबारा यहाँ पर सेकंड आ गया तो ये हो गया मीटर सेकंड स्क्वायर। अब इससे ज्यादा आप इसको नहीं तोड़ सकते। 1 न्यूटन हो गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक में लंबाई, द्रव्यमान और समय 3 मौलिक मात्राएं हैं। ये 3 हमारी जो है फंडामेंटल मात्राएं, मौलिक मात्राएं हैं। वे एक दूसरे से स्वतंत्र है, आपस में इनका कोई भी नाता नहीं है और सभी अन्य मात्राओं उनके साथ संबंधित की जा सकती हैं। इन 3 मूल मात्राओं की इकाइयों के लिए निम्नलिखित प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अब वह प्रणाली क्या है? सीजीएस प्रणाली, जो फ्रेंच सिस्टम है, यानी सेंटीमीटर, सी से मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब ये लंबाई के लिए, दूरी के लिए, ग्राम यानी ये हमारा द्रव्यमान के लिए, मास के लिए, और सेकंड यानी ये समय के लिए। याद रखिएगा सीजीएस किसके लिए यूज होता है? फ्रेंच। एफपीएच फुट पाउंड सेकंड, ये किस में होता है? ब्रिटिश प्रणाली है। ये फुट किसके लिए? दूरी के लिए, लंबाई के लिए। पाउंड ये द्रव्यमान के लिए, वजन के लिए, और सेकंड ये समय के लिए। अब जो हमारा एमकेएस है, एमकेएस हमारा इसको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। एमकेएस जो होता है किलोग्राम मास के लिए, मीटर जो है एम मीटर, ये होती है दूरी के लिए, और सेकंड हमारा समय के लिए। बाद में द्रव्यमान, लंबाई और समय के अलावा धारा जो करंट होता है को भी मौलिक मात्रा के रूप में रखा गया। तो अब हम इसको बोलते हैं एमकेएसए सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम को। इस प्रकार एमकेएसए प्रणाली में लंबाई की इकाई मीटर में होती है, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम में होती है, और समय की इकाई सेकंड में होती है, और धारा की इकाई एम्पियर में होती है, जिसको हम विद्युत धारा की बात करें। यदि धारा की बजाय अवशेष को मौलिक मात्रा के रूप में लिया जाता है, मापन प्रणाली को एमकेएससी प्रणाली कहा जाता है, और आवेश को इकाई यानी कूलम्ब सी होते हैं, यानी चार्ज। हम बात कर रहे हैं चार्ज को, तो चार्ज में चार्ज की जो धारा हो, जो चार्ज का इकाई होती है, उसे हम कूलम्ब बोलते हैं। अब आता है हमारा अंतरराष्ट्रीय इकाई सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जो 1971 में अंतरराष्ट्रीय वजन और माप ब्यूरो में अपनी बैठक आयोजित की और एक इकाई सिस्टम का निर्णय किया, जो अंतरराष्ट्रीय इकाई सिस्टम कहा जाता है। यह फ्रेंच नाम ली सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट से एसआई इकाई के रूप में संक्षिप्त किया गया है। आजकल यह प्रणाली पूरी दुनिया में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। इससे क्या होता है, जो भी रिजल्ट, जो भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, वह अपने रिजल्ट एक दूसरे के साथ, जो उनके परिमाण होते हैं, वह एक दूसरे के साथ उपयोग में ला सकते हैं, भेजते हैं, जिससे उनको कोई भी समस्या नहीं आती उस पर और ज्यादा अध्ययन करने पर। यह इकाइयों की प्रणाली मूल रूप से एमकेएस प्रणाली पर संशोधन है, और इसीलिए यह तर्कसंगत एमकेएस प्रणाली कहलाती है। एसआई इकाइयां निम्नलिखित 7 मौलिक इकाइयों और 2 पूरक इकाइयों पर आधारित है, जो तालिका में सूचीबद्ध है। जैसे लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, वहीं तापमान के लिए केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पेयर, और प्रकाशीय तीव्रता यानी लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और ये आप बात करें किसी एलिमेंट की या क्वांटिटी की, उसके लिए हम यूज करते हैं क्वांटिटी के लिए मोल। तो ये 7 आपको पता होना चाहिए, और इनको आप लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। अब जैसे कि अब हमारा आ गया पूरक भौतिक मात्र, और उसके बाद पूरक इकाई और प्रतीक। जैसे समतल कोण रेडियन, ठोस कोण स्टेरेडियन, एसआर, रेड। अब आता है यूनिट ऑफ लेंथ। एसआई प्रणाली में लंबाई को मीटर इकाई में मापा जाता है, और ये मीटर के बारे में है कि मीटर कब आया। 1889 में 2 चिन्हों के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया गया, तो उसको हमने बोल दिया यह 1 मीटर है, जो एक प्लेटिनियम इरिडियम का एक मिश्रित धातु जिसमें
प्लेटिनम और 10 इरिडियम होता है। उस छड़ी को हमने बोला, और वह छड़ी एक 0 डिग्री पर रखा गया, और जो पेरिस के पास सर्वर्स में स्थित है, जो कि आपका कहाँ है, सर्वर्स और पेरिस में है। बाद में 1960 में मीटर को पुनः परिभाषित किया गया, जैसे कि क्रिप्टन 86 की उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निर्देशित नारंगी लाल विलंब रेखा को के गुना 1 मीटर कैडमियम और स्पेक्ट्रम में लाल रेखा के इतने गुना होता है। तो ये एक तरीका है मीटर को मापने का जिससे कोई अपवाद ना हो। 1983 में मीटर को प्रकाश की गति के हिसाब से पुनः परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार वैक्यूम में प्रकाश द्वारा यात्रा की दूरी 1.1 भाग किसका 299792458 सेकंड में 1 मीटर कहलाती है। यानी 1 सेकंड में इतना जो है दूरी जो चलेगी, ये इसको हम 1 मीटर कहते हैं। अब आता है मीटर के उप इकाइयां। मीटर की सबसे आम रूप पर जो हमारी इकाइयां होती है सेंटीमीटर, मिलीमीटर और माइक्रोन, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ये सब आपको पता होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻9 नैनोमीटर होता है, माइनस के। मीटर की इकाइयां। मीटर की सबसे आम रूप पर प्रयोग किए जाने वाली जो इकाई है वह है किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, याद रखिएगा। गैर मैट्रिक इकाइयों की लंबाई। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले गैर मैट्रिक इकाइयां निम्नलिखित हैं, यानी खगोलिक इकाई, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलिक इकाई क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है के बराबर होती है, यानी 1.496 10⁻11 मीटर। औसत क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह सूरज के सबसे निकट भी आएगी और सबसे दूर भी जाएगी। तो जो औसत दूरी बनी, दोनों को मिला के भाग कर दिया 2 से, तो उसको हम बोलते हैं औसतन दूरी। 1 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष जो है, अब याद रखिएगा, वो पूछेगा प्रकाश ईयर का माप क्या है। क्या प्रकाश दूरी को मापता है प्रकाश वर्ष? क्या प्रकाश वर्ष समय को मापता है? तो आप याद रखेंगे प्रकाश वर्ष दूरी को नापता है। 1 वर्ष में जो प्रकाश कितनी यात्रा करेगा उसको हम बोलते हैं 1 प्रकाश वर्ष। 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, और हम बात करेंगे किलोमीटर में 9.46 10⁻12 किलोमीटर। ये हमारी 1 प्रकाश वर्ष की दूरी है। पार्सेक क्या होता है? 1 पार्सेक वह दूरी है जहां पृथ्वी के कक्ष में अर्धवृत्त अक्ष सूर्य के केंद्र पर एक कोण उत्तेजित करता है, यानी जहां पर सेमी मेजर एक्सिस पे जो हमारा जो अर्थ है वो एक एंगल से एक्सटेंड करता है, उसको हम बोलते हैं, जो कि 3.26 प्रकाश वर्ष है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम होता है। फेरी क्या होता है? 10⁻−15 फेरी। 1 फेरी में कितना होता है? 10⁻−15 मीटर। लंबाई की छोटी और बड़ी इकाइयां जो हम अभी पढ़ रहे हैं। एसआई प्रणाली के बारे में अब आपने ये समझ लिया, और ग्रामे अब देख लीजिए, वजन के बारे में आप समझ लीजिए। अब वजन का हम कैसे रखा है? एसआई प्रणाली में द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है। और 1979, तो अभी आप आज की कक्षा में सिर्फ इकाई तक समझिए। जो आपने दूरी की जो लंबाई की इकाइयां समझी उनको समझिए, अच्छे से उनको नोट डाउन करिए और निरंतर तौर पे इनका अभ्यास करते रहिए, जिससे जो ये आपको यूनिट है, जो इकाइयां हैं, याद हो जाएं, और जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए आप बता पाए एंगस्ट्रॉम कितना है, फर्मी कितना है, नैनोमीटर कितना होता है, और माइक्रोमीटर कितना है, माइक्रोन कितना है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइट ईयर क्या है, पार्सेक क्या है, तो ये सब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे आप अपने परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाए। आने वाली जो कक्षा है उसमें हम इसी चैप्टर को या इसी पाठ्य को दोबारा दोहराएंगे, और उसमें हम इससे अगले जो द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें अच्छे से समझिए, इनको सीखिए। बाकी की जो जानकारी है वो हम अपने अगली क्लास में पढ़ते हैं। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही, और आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।